हेलो, सुप्रभात मेरे दोस्तों। निमी टेक्निकल फैमिली में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आपका जो टॉपिक है ये प्रत्यावर्ती सिद्धांत से संबंधित है। आज आप प्रत्यावर्ती सिद्धांत से संबंधित प्रश्नों को हल कीजिए। कल आप डीसी मशीन के न्यूमेरिकल प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको अब उस ओर ले चलता हूं जिस तरफ आपके कामयाबी की सीढ़ियां मिलेंगी। तो दोस्तों, अपने कामयाबी को हासिल करने के लिए आप अपने हालातों से लड़ते रहिए। कहते हैं ना कि रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है, जिंदगी में खोकर कुछ पाने का मजा ही कुछ और है। अरे हार जीत तो जिंदगी में लगी ही रहती है, हार कर जीतने का मजा ही कुछ और है। दोस्तों, हम हारेंगे भी तो किसी को जिताने के लिए, वरना हम खुद जीतेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको प्रश्नों के साथ रूबरू कराता हूं। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करके इस दोस्तों चैनल के इस परिवार को और अधिक विशाल करने का अपना भूमिका निभाएं। तो चलिए हम प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सप्लाई आवृत्ति के मान में वृद्धि करने पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस के मान में किस प्रकार का परिवर्तन आता है। अब ध्यान देना दोस्तों, ये रिएक्टेंस क्या चीज है। रिएक्टेंस, जैसे कि आप बैटरी पढ़ते हैं तो बैटरी में आपने सुना होगा कि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध होता है। बस दोस्तों, उसी प्रकार से कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है। एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है। इसको हम क्या करते हैं, एक एसी सप्लाई देते हैं ना, इसमें एक एसी सप्लाई देते हैं, एसी सप्लाई। केवल और केवल एक परिपथ में कैपेसिटर ही जुड़ा हो तो कैपेसिटर का ही केवल कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा। अगर इसमें केवल इंडक्टर जुड़ा होता तो इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस होती। इसी प्रकार से ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। तो देखिए ये किस प्रकार से परिवर्तन होती है। अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी में हम मान में वृद्धि कर दें तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि XC बराबर 1/2 पाई FC, 1/2 पाई FC। ये जो XC है ना, यही है दोस्तों कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और ये किस पे निर्भर करता है, ये दोस्तों हमें इस कैपेसिटिव रिएक्टेंस को ना हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए। अगर इसका मेंटेनेंस दोस्तों, अगर इसका बैलेंस बिगड़ गया ना तो ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे भी प्रभाव डालेगी और ये कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पे भी ये प्रभाव डालेगी, उसकी क्षमता पे। तो देखिए XC को क्या करना है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी के मान में वृद्धि करना है। अब आप इसको जब बाहर निकालेंगे तो देखिए क्या बनेगा आपके पास, कि ये चीज बनेगी कि आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर आप फ्रीक्वेंसी में वृद्धि करेंगे तो आपका जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ये कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा कि इसके कैपेसिटिव रिएक्टेंस के मान में ये वृद्धि कमी हो जाएगी, है ना। ये चीज अगर आप सप्लाई फ्रीक्वेंसी को बदलते हैं तो आप देखिए ये डायरेक्ट सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे तो कोई भी किसी भी प्रकार से निर्भर नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट निर्भर जरूर है। क्लियर। अब चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि I इंटू कोस थीटा करंट के कौन से कंपोनेंट कहलाते हैं। दोस्तों, मैं केवल आपको उन्हीं प्रश्नों से रूबरू कराऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा, है ना। वैसे तो प्रत्यावर्ती सिद्धांत से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन हम केवल दोस्तों हम चुन चुन के प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए I कोस थीटा यानी कि करंट कोस थीटा करंट के कौन से कंपोनेंट्स कहलाते हैं। ये दोस्तों ये वाट फुल कंपोनेंट होते हैं। इसको दोस्तों थोड़ा सा डिटेल में लेते हैं। देखिए आप किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का नाम ले लीजिए, इलेक्ट्रिकल युक्ति का नाम ले लीजिए। मैं एग्जांपल के लिए दोस्तों एक ट्रांसफार्मर लेता हूं, है ना। क्या लूंगा मैं, एक ट्रांसफार्मर। देखना मेरे दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर होता है ना, जब ये नो लोड पे होती है, कौन से कंडीशन में, शून्य भार इसमें होता है। शून्य भार की स्थिति में इसमें दो प्रकार का करंट चलता है। मैं इसका एग्जांपल लेके इसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें दो प्रकार का करंट चलेगा। पहला कौन करंट होगा, तो पहला करंट होगा दोस्तों सक्रिय करंट। पहले करंट को क्या कहेंगे हम, सक्रिय धारा। और जो दूसरी धारा होती है इसको कहेंगे हम चुंबकन धारा।
तो ये दो प्रकार की करंट चलेगी नो लोड कंडीशन में। तो जो आपकी सक्रिय धारा है ना, इसी को कहते हैं एक्टिव करंट, और ये एक्टिव करंट होती है दोस्तों आई डब्ल्यू बराबर आई नोट कॉस थीटा। आई ओमेगा ये नहीं है, आई डब्ल्यू है। डब्ल्यू किसको बता रहा है? वॉट को बता रहा है। आई वोट बराबर आई नोट कॉस थीटा। ये कौन सा करंट है? ये सक्रिय करंट है मेरे दोस्तों। सक्रिय करंट को ही कहते हैं वॉटफुल कंपोनेंट्स। ये वॉटफुल कंपोनेंट्स यही चीज है ना। और आपके पास जो चुंबकन धारा है ये क्या चीज होती है? इसको कहते हैं दोस्तों, इसको हम कहते हैं आई म्यू बराबर आई म्यू बराबर आई नोट साइन थीटा, है ना। आई म्यू बराबर आई नोट साइन थीटा, ये चुंबकन करंट है। इसको कहा जाता है वाटलेस कंपोनेंट। तो दोस्तों आपको बहुत क्लियर से समझ में आ गया होगा कि वाटफुल और वाटलेस कंपोनेंट्स क्या चीज है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते रहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपके पास कि भारत देश की स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी का मान कितना होता है। ये बड़ा कॉमन सा सवाल है। इसके बारे में दोस्तों पूरा डिटेल से समझिए कि क्या चीज होता है। आपको केवल इतना ही नहीं समझना है कि सिर्फ 50 हर्ट्ज होता है, सिर्फ इतने से काम नहीं दोस्तों, आपको डिटेल में भी थोड़ा जानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि भारत देश में स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी का मान है कितना है। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों? जिसको गवर्नमेंट खुद डिसाइड करता है वो चीज होता है स्टैंडर्ड चीज। तो स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी का मान होता है 50 हर्ट्ज। क्या होती है? 50 हर्ट्ज। अब देखना मेरे दोस्तों, ये जो हर्ट्ज है ना, ये क्या चीज है? ये हर्ट्ज दोस्तों एक साइंटिस्ट का नाम है। किसका? एक साइंटिस्ट का ये नाम है। अगर आपसे पूछे कि उस साइंटिस्ट का आप मुझे नाम बताइए, तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं उस साइंटिस्ट का नाम क्या है। हेनरिच रुडोल्फ, है ना। उसका नाम है हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज, ये इनका पूरा नाम है। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया कि करंट के बारे में बारीकी से रिसर्च किया। तो इनको ये चीज मिला कि जो आपकी ये करंट का वेव बनता है, तरंग, ये 1 सेकेंड में इस प्रकार की 50 साइन वेव कंप्लीट करती है, 50 साइकिल कंप्लीट कर लेती है। तो इन्होंने ये हर्ट्ज के बारे में, करंट के बारे में इन्होंने बारीकी से देखा। तो उनको मिला कि 50 हर्ट्ज जो होता है, इसका मतलब यही होता है कि इस प्रकार की जो साइकिल है 1 सेकेंड टाइम में 50 साइकिल कंप्लीट करेंगी। तो ये होता है 50 हर्ट्ज। अब देखना दोस्तों, ये जो आपका भारत देश है ना, हर देश का अलग अलग होता है, हर देश का अलग अलग होता है। जैसे हो गया दोस्तों भारत और ब्रिटेन का भी 50 हर्ट्ज ही है। लेकिन दोस्तों जो जापान का है ना, जापान का अलग है। जापान का जो फ्रीक्वेंसी का मान है वो है दोस्तों 60 हर्ट्ज। कितना? वहां का 60 हर्ट्ज। कहां का? मैं लिख देता हूं यहां पे, जापान का है 60 हर्ट्ज। और दोस्तों यूएसए का भी है 60 हर्ट्ज। किसका? यूएसए का भी है 60 हर्ट्ज। यानी कि अमेरिका का भी है 60 हर्ट्ज और जापान का 60 हर्ट्ज। लेकिन जो ब्रिटेन है, देखना दोस्तों, पहले हमारे भारत देश में कौन सा साम्राज्य चलता था? पहले ब्रिटिश साम्राज्य चलता था। तो टेक्नोलॉजी आज से नहीं है, ब्रिटिश साम्राज्य से ही है, पहले से ही है। तो जब उस टाइम पे उन्होंने पावर को जनरेट किया, और पावर जनरेट के दौरान जो उन्होंने कंपोनेंट बनाया, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, तो उन्होंने इस प्रकार से कंपोनेंट्स को बनाया कि सारे कंपोनेंट 50 हर्ट्ज पे ही काम करते थे। तो उनके जाने के बाद जब वो देश को छोड़ के चले गए, तो जब अपना राज लौटा, तो इन्होंने, हमारे इंडिया वालों ने क्या सोचा कि भैया जब सारा चीज बनी बनाई है तो हम क्यों इसको बिगाड़े। तो हम भी दोस्तों, जो ब्रिटेन का 60 हर्ट्ज की पावर थी, उसी पावर पे हम लोगों ने भी अपना नया कंपोनेंट्स बनाना स्टार्ट कर दिया। तो हम अपने हर्ट्ज के मान को नहीं चेंज किए, लेकिन जो यूएसए और जापान है दोस्तों, इन्होंने तो चेंज कर लिया है। तो ये इसका पूरा डिटेल्स रहा। देखिए आप इस प्रश्नों के साथ रूबरू होइए। देखिए दोस्तों, बहुत ही प्रश्न है, ये बहुत कुछ आपको सिखाएगी कि अल्टरनेटिंग कंपोनेंट्स में, ध्यान से सुनना, कि अल्टरनेटिंग कंपोनेंट्स में जो साइन वेव कंपोनेंट है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। यहां से दोस्तों आपको बहुत सारे क्वेश्चन
मिल सकते हैं एग्जाम में। अगर आप इसके मतलब को समझ गए ना तो बहुत सारे आंसर आप सही कर जाएंगे। आपको मैं समझाना चाहूंगा कि इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये चालक के एक समान कोणीय गति से यूनिफॉर्म दो पोल मैग्नेटिक फील्ड में एक चक्कर घूमने से है। अगर दोस्तों आप कहें तो मैं इसको डिटेल में समझा दूं। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अल्टरनेटिंग पावर की, तो हम एग्जाम्पल में भी क्या लेंगे, एग्जाम्पल में भी हम अल्टरनेटर को लेंगे। तो सुनना गौर से, इसमें अल्टरनेटर में दोस्तों ये दो पोल हैं। अल्टरनेटर में क्या है, अल्टरनेटर का ये दो पोल है। ये पहली पोल है और ये है इसकी दूसरी पोल। आप देखना, पोल जब है तो यहां पे N पोल होगा और S पोल होगा, यानी कि चुंबक का N और S प्रभाव होगा। तो देखिए, जब भी पोल होता है तो पोल के दोस्तों चारों तरफ क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। इसी चुंबकीय क्षेत्र में मैं क्या करूंगा, एक रोटर रखता हूं। ये है मेरा रोटर। ये जो रोटर है ना, आप देखेंगे यह चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। आप दोस्तों, आप एक चीज ध्यान रखना कि जब कोई भी चीज एक राउंड घूमती है तो वो 360 डिग्री को कंप्लीट करती है। तो इसको मैं क्या 360 डिग्री में कन्वर्ट कर दूं। ये देखिए, अब 90-90 डिग्री का सब हो गया। इसको दोस्तों मैं 30-30 डिग्री का कर देता हूं। ये देखिए, ये हो गया 30-30 डिग्री का और इसमें भी हो गया 30-30 डिग्री का। ये सारे अब कितने कितने डिग्री का एंगल हो गए, सारे 30-30 डिग्री का एंगल हो गए। अब ये 360 डिग्री हो गया। हर डिग्री कितने का है, ये 30-30 है ना। यहां पे 0 30, ये है 60 डिग्री, ये है 90 डिग्री और ये है 120, 120, 150, 180। इसी प्रकार से आप पूरा यहां तक पहुंचेंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कितना, 360 डिग्री। तो आप देखना दोस्तों, जब आपका ये जो फ्रीक्वेंसी उत्पन्न हो रही है, साइन वेव, ये किस प्रकार से उत्पन्न हो रही है मैं आपको अब डिटेल से ही बता देता हूं। ये देखिए, ये कैसे उत्पन्न होती है, इस प्रकार से ये उत्पन्न होती है। क्लियर है? ठीक है जी। ये इस प्रकार से आप यहां से देखेंगे, यहां पे रखा हुआ है रोटर। ये क्या है दोस्तों, आप समझिए, ये है रोटर। रोटर क्या करेगा, पहले ये 0 डिग्री पे है, यानी कि रुका हुआ है। रोटर थोड़ा सा रोटेट करेगा तो 30 डिग्री पे आ जाएगी। जब तक रोटर खड़ी थी तो करंट भी क्या था, 0 था। रोटर 30 डिग्री घूमा तो यहां कितना करंट उत्पन्न हो गया, इतना करंट उत्पन्न हो गया, यानी कि इसके सापेक्ष में आप देखेंगे तो आपको इतना करंट मिला। फिर रोटर ने घूम के और आगे गया तो 60 डिग्री कंप्लीट हुआ। अब 60 डिग्री पे देखिए करंट कितना मिल रहा है आपको, इतना मिल रहा है। फिर ये रोटर 90 डिग्री पे घूमता हुआ आगे आया तो यहां से देखिए आपका अब मैक्सिमम पे, लगभग किस पे पहुंच गया है, ये मैक्सिमम पे। ये देखिए, अब ये जैसे 90 डिग्री पे रोटर घूम के चला गया तो करंट भी अपने मैक्सिमम 90 डिग्री पे ये पहुंच गया है ना। यहां से मान कितना है, 90 डिग्री है। तो इस प्रकार से जैसे जैसे हर एंगल को कंप्लीट करता हुआ रोटर घूमता है ना, वैसे वैसे दोस्तों आपके साइन वेव का उत्पत्ति होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब देखिए चालक की एक समान कोणीय गति से, एक समान कोणीय गति से यूनिफॉर्म दो पोल है ना, दो पोल आपके सामने है एक समान, मैग्नेटिक फील्ड में एक चक्कर घूमने से, जब एक चक्कर ये घूमेगा तो एक साइन वेव कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। बस देखते रहिए दोस्तों, ये क्लास आपको बहुत कुछ देगी, बहुत कुछ देगी आपको दोस्तों, आप यकीन कीजिए, बस इस क्लास पे बने रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है कि वाट मीटर अल्टरनेटिंग पावर के किस राशि को मापता है। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, वाट मीटर। आप देखना, एसी में दोस्तों केवल 3 ही मान होता है। कौन कौन सा मान, ट्रू पावर, आभासी पावर और रिएक्टिव पावर। आप देखना, जो ट्रू पावर होती है ना दोस्तों, ट्रू पावर, ये कौन सी होती है ट्रू पावर, इसी को हम कहते हैं वास्तविक पावर। इसको हम क्या कहते हैं, वास्तविक पावर। और ध्यान देना दोस्तों, जो वास्तविक पावर होती है ये किस में होती है, ये वॉट में होती है। किस में, ये वॉट में होती है ना।
वाट में होती है। और वाट मीटर क्या मापेगा? अरे भैया वाट मीटर तो वाट ही ना मापेगी, क्या मापेगी? वाट मीटर वाट मापेगी, पावर को मापेगी। तो कौन से पावर को मापेगी? ये ट्रू पावर को मापेगी। और ट्रू पावर किस में होता है? मशीनों में होती है, तभी तो आप मशीनों की यूनिट किलोवाट में लेते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखना कि आपके पास आभासी पावर भी है। आभासी पावर वो चीज होता है दोस्तों, ये आभासी पावर ना, इसकी जो रेटिंग होती है ये वोल्ट एम्पियर में इसकी रेटिंग होती है। किसमें? वोल्ट एम्पियर में इसकी रेटिंग होती है, वोल्ट एम्पियर में। और देखिए आप जब वोल्ट एम्पियर को देखते हैं तो किस किस युक्ति का रेटिंग वोल्ट एम्पियर में होता है? किलो वोल्ट एम्पियर ट्रांसफॉर्मर का। लिखिएगा आपने नोटबुक के अंदर, ट्रांसफॉर्मर का, है ना। ट्रांसफॉर्मर में कौन सी पावर होती है? तो इसमें दोस्तों आभासी पावर होती है। एसी का आभासी पावर होती है। और अल्टरनेटर भी हो गया, उसमें भी आभासी पावर होती है। अगला है कि रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर की यूनिट क्या होती है भैया? तो इसकी यूनिट होती है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। क्या होती है? वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, VAR। ये इसका यूनिट होता है रिएक्टिव पावर का। तो ये जो आपको ट्रू पावर, आभासी पावर और रिएक्टिव पावर है, ये कहां मिलेगी? ये केवल मिलेगी, ये सारे क्या है? ये कंपोनेंट हैं। किसके? एसी पावर के कंपोनेंट हैं। तो ये 3 एसी पावर के कंपोनेंट हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए यहां पे क्या है? औसत पावर। दोस्तों औसत पावर ना डीसी में होता है। कहां होता है? डीसी में औसत पावर होती है। लेकिन हम क्या है दोस्तों, आप देखना यहां पे जो आपकी ये साइन वेव है ना, ये जो आपकी साइन वेव है, ये साइन वेव क्या है कि हर पल देखिए, हर सेकेंड में अलग अलग इसका मान है ना। हर सेकेंड में इसका मान अलग अलग है। तो आप बताइए जो चीज फिक्स है ही नहीं, क्या उसके मान को आप ज्ञात कर सकते हैं? जो चीज फिक्स है ही नहीं उसके मान को आप ज्ञात कर ही नहीं सकते। हर टाइम पे देखिए अलग अलग मान बता रहा है ना। तो आप क्या करते हैं? किसका सहारा लेते हैं? औसत पावर का सहारा लेते हैं। आप ये मान लेते हैं कि अगर करंट, मान लीजिए कि यहां पे देखिए, यहां पे जब आप देखेंगे, ये चीज को देखेंगे आप, मान लीजिए कि आपका जो करंट है, आपका जो करंट है यहां पे टाइम कितना है? 5 मिली सेकेंड, है ना। यहां पे मैं ले लेता हूं कि 5 मिली सेकेंड, 5 मिली सेकेंड पे करंट 90 डिग्री पे आती है। अब मैं एक एवरेज निकाल सकता हूं कि 5 मिली सेकेंड में करंट का मान कितना हो सकता है। ये एवरेज निकाल सकता हूं, वही एवरेज है औसत पावर। लेकिन ये औसत पावर होती है डीसी में, लेकिन दोस्तों हम मान को निकालने के लिए एसी में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो बताइए समझ में आया क्या? अगला प्रश्न है, अब देखिए दोस्तों इस प्रश्न को ध्यान से सुनिए कि अल्टरनेटिंग सप्लाई वह पावर है जो, अल्टरनेटिंग सप्लाई वह पावर है जो समय अंतराल के साथ नियत हो, जो अपनी दिशा परिवर्तित और कीमत नियत रखता हो। ये सब क्या है? ये सब के सब है दोस्तों गलत। जो अपनी कीमत और दिशा समान समय अंतराल पर बदल सके। बिल्कुल हर समय ये चेंज कर रहा है, हर समय ये क्या कर रही है? चेंज कर रही है। आप देखिए यहाँ पे 1 सेकेंड है, 2 सेकेंड है, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। आप देखिए यहाँ 1 सेकेंड पे करंट कुछ और है, 2 सेकेंड पे कुछ और है, 3 सेकेंड पे कुछ और है और 4 सेकेंड पे कुछ और है। हर टाइम इसका मतलब हर समय पे ये अपने मान को तो बदल ही रहा है, लेकिन अपने डायरेक्शन को भी बदल रहा है, दिशा को भी। देखिए ये ऊपर चढ़ता जा रहा है ना, फिर डाउन आएगा, फिर ऊपर चढ़ेगा, फिर डाउन आएगा। तो अपने डायरेक्शन को भी चेंज कर रहा है और अपने मान को भी चेंज कर रहा है। ये चीज होती है अल्टरनेटिंग सप्लाई। अब देखिए दोस्तों जो अल्टरनेटिंग पावर है ना, ये सबसे अधिक कौन से स्टेशन में उत्पन्न किया जाता है? सबसे अधिक हैवी रेटिंग का पावर। तो लिखना ये थर्मल पावर प्लांट में। किसमें? ये थर्मल पावर प्लांट। अच्छा थर्मल पावर प्लांट कहते किसको हैं? तो देखिए जहां पे हम स्टीम तैयार करते हैं, जहां पे हम पानी से स्टीम तैयार करते हैं, उसी को कहते हैं स्टीम को थर्मल। और पावर प्लांट, पावर उसको कहते हैं जहां से पावर को उत्पन्न किया जाता है। तो स्टीम के द्वारा जब पावर को हम उत्पन्न करते हैं, उसके माध्यम से दोस्तों उस प्रक्रिया के द्वारा जो पावर उत्पन्न होता है ना, बहुत हैवी रेटिंग का पावर उत्पन्न होता है। लेकिन आजकल हम 33
किलो वोल्ट को भी पावर उत्पन्न कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसको स्टैंडर्ड आंकड़ा में इसलिए अभी नहीं लिया जा रहा है क्योंकि जितने भी थर्मल पावर स्टेशन हैं अपने इंडिया में वो सारे के सारे 33 किलो वोल्ट उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, लेकिन 11,000 वोल्ट सब उत्पन्न कर रहे हैं, इसलिए उसको कॉमन माना गया है। आपको आंसर क्या करना है दोस्तों, 33। अगर ऑप्शन में 11 और 33 दोनों है तो दोस्तों आप 33 को ही करेंगे। किसको? आप 33 को ही करेंगे। अगर एग्जामिनर आपको इसका सही इस आंसर का सही जवाब ना मानते हुए इसका नंबर आपको ना दे तो दोस्तों आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत प्रचलित में है। अब पावर 11,000 कम 33,000 अधिक उत्पन्न हो रहा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें कि शुद्ध रेजिस्टिव सर्किट में पावर फैक्टर की प्रकृति कैसी होती है। इसकी प्रकृति इकाई होती है। कैसी इकाई होती है, क्यों होती है इकाई, ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है कि शुद्ध रेजिस्टिव सर्किट में पावर फैक्टर। दोस्तों आप इंपीडेंस जानते होंगे। इंपीडेंस क्या चीज है मैं आपको बताता हूं। ये एक कॉइल है। क्या है? एक कॉइल है। इसी सर्किट में एक लगा हुआ है कैपेसिटर और इसी सर्किट में एक प्रतिरोध भी लगा हुआ है। अब मैं इसको क्या करूंगा, इसको दोस्तों मैं एसी सप्लाई देता हूं, है ना। इसको मैं सिंगल फेज की एसी सप्लाई देता हूं, फेस और न्यूट्रल। तो देखिए क्या है, ये सब युक्तियां हैं। ये इंडक्टर भी एक युक्ति है, कैपेसिटर भी एक युक्ति है और रजिस्टर भी एक युक्ति है। तो इन सब का एक अपना अपना प्रतिरोध होगा, सबका प्रतिरोध होगा ना। तो टोटल प्रतिरोध को मिला के क्या बनता है, टोटल प्रतिरोध को मिला के बनता है दोस्तों Z। इसी को हम कहते हैं इंपीडेंस। इसको हम क्या कहते हैं, इंपीडेंस। देखना, जब रजिस्टिव सर्किट है शुद्ध प्रकार का, इसमें किसी भी प्रकार का न तो इंडक्टर लगा है ना ही कैपेसिटर लगा है, ये परिपथ कैसा है, प्योर रजिस्टिव परिपथ है, इस प्रकार का प्योर रजिस्टिव परिपथ। तो बताइए क्या इसमें इंपीडेंस होगा? नहीं होगा जी। अगर होगा भी इंपीडेंस तो ये किसके बराबर होगा, ये Z किसके बराबर होगी, R के बराबर होगी। तो देखिए पावर फैक्टर का सूत्र होता है cos फाई बराबर R बटा Z, R बटा Z। अगर ये जो आपका Z है ना, ये किसके बराबर हो गया है, ये R के बराबर। तो क्या मैं लिख सकता हूं cos फाई बराबर R। Z अगर R के बराबर है तो Z की जगह पे मैं R लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर दोस्तों यहां से आप cos फाई निकालें, अगर R के मान को 1 रखें और नीचे भी 1 तो कितना आएगा, 1 ही आएगी। 1 को हम क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं माय डियर इकाई, और वही चीज है इकाई। अब पावर फैक्टर कितना हो गया, ये इकाई हो गया। तो इसमें इकाई होने का मेन कारण क्या है, क्योंकि इसमें ना दोस्तों रिएक्टेंस नहीं है। रिएक्टेंस सिर्फ कहां और कहां होता है, जहां पे कॉइल किया गया हो, जहां पे कॉइल हो, है ना। तो इंडक्टेंस नहीं होगा, सॉरी रिएक्टेंस नहीं होगा प्रतिरोध में। रिएक्टेंस कहां होता है, कैपेसिटर में होता है और होता है दोस्तों इंडक्टर में। लेकिन ये शुद्ध रेजिस्टिव परिपथ है, इसलिए पावर फैक्टर का मान इकाई हो जाता है। अब देखिए ये जो पावर फैक्टर है दोस्तों, ये क्या है, ये है एक प्रकार का करंट और वोल्टेज के बीच में डिफरेंस बताने वाली ये एक कंपोनेंट है पावर फैक्टर, जो एक प्रकार की हानि है। ये समझना, ये पावर की हानि है, लाभ नहीं है ना। ये क्या है, लॉस है। तो पावर फैक्टर क्या है, पावर की एक हानि है। इसको हमेशा मेंटेन किया जाता है। जब भी इंडक्टर में देखिए पावर फैक्टर घटने लगती है तो हम क्या करते हैं, कैपेसिटर लगाते हैं और चाहते हैं कि इसको इंप्रूव करें, इसको बैलेंस करें। तो बैलेंस करने से ये सही हो जाती है। तो ये चीज होती है पावर फैक्टर। अगला क्वेश्चन देखिए कि डीसी पावर में आवृत्ति कंपोनेंट का मान कितना होता है। डीसी पावर में आवृत्ति कंपोनेंट समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। जो आपकी एसी कंपोनेंट होती है ना, उसकी जो फ्रीक्वेंसी या करंट होती है ये किस प्रकार की होती है, इस प्रकार की, है ना। इसका जो मान है हर टाइम, हर सेकेंड, हर मिली सेकेंड पे बदल रही है। लेकिन जो इसका करंट है ना डीसी का दोस्तों, ये एक बराबर होती है। ये क्या है, वोल्टेज और करंट है। ये क्या है, समय है।
अब देखिए समय के अनुसार, ये दोस्तों समय को अपना, ये मतलब कि किसी के गुलाम नहीं है। ये जो डीसी पावर है ये किसी के गुलाम नहीं है, ये समय के गुलाम नहीं है। ये क्या करता है, समय से इसको कोई मतलब ही नहीं है, ये अपने ही धुन में चलता है दोस्तों, इसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। यहां पे आप जब देखेंगे तो देखिए यहां पे भी अगर करंट के मान को मैं लिखूं यहां पे 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 और 5 सेकंड, आप देखना जितना करंट का मान अगर यहां पे 5 एम्पियर है, अगर यहां पे 5 एम्पियर है तो यहां पे भी देखिए उतना ही है, यहां पे भी उतना ही है, वहां यहां पे भी उतना और यहां पे भी इतना। टाइम चाहे कितना भी कम हो अधिक हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये अपने ही धुन में धुन है। तो ये होता है दोस्तों, इसको कहते हैं नियत मान का करंट, फिक्स करंट। और डीसी में बताइए इसका साइकिल किस प्रकार का बनेगा, इसका कोई साइकिल ही नहीं है, तो इसमें कौन सा होता है, इसमें जीरो साइकिल प्रति मिनट होगा, प्रति मिनट बोलिए या प्रति सेकंड बोलिए दोस्तों, डीसी पावर में 0 होता है ना। ये चीज आप मान के चलिए। अब यहां से बात आती है कि डीसी पावर हमें मिलता कहां से है, ये चीज जानिए। तो देखिए दोस्तों, डीसी पावर ना आपको सबसे पहले मिलेगा डायनामो से। कहां से आपको मिलेगी, ये डायनामो से, और दूसरा मिलेगा ये रेक्टिफायर से भी आपको प्राप्त हो जाएगी, रेक्टिफायर से, और तीसरी होगी बैटरी से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। कहां से, बैटरी से। तीसरा है दोस्तों आप डायोड से भी प्राप्त कर सकते हैं। चौथा है दोस्तों रेक्टिफायर हो गया और बैटरी हो गई, और है दोस्तों जनरेटर। कहां से, आप डीसी जनरेटर से ही, और डायनामो हालांकि जनरेटर ही होता है। तो इतने जगह से आप डीसी पावर प्राप्त कर सकते हैं। ये सारे के सारे क्या करेंगे, आउटपुट में डीसी आपको देंगे। अब बात आती है कि डीसी पावर का हम इस्तेमाल कहां करते हैं, तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। जहां पे डीसी पावर की दोस्तों कोई औकात नहीं होती है, वहां पे कौन काम आता है, एसी की जहां पे कोई औकात नहीं है वहां डीसी पावर काम आती है। कहां पे, तो सबसे पहले पॉइंट आप लिखना, उष्मा उत्पन्न करने में। क्या, उष्मा उत्पन्न करने में। अब दोस्तों चाहे उष्मा आप किसी भी तरीके से उत्पन्न करें, लेकिन उष्मा उत्पन्न करने में ही काम आती है। जैसे कि वेल्डिंग करते हैं तो भी उष्मा उत्पन्न होती है, सोल्डरिंग वेल्डिंग करते हैं तो डीसी पावर की जरूरत होती है, तो उष्मा ही तो उत्पन्न हो रही है। तो इसलिए उष्मा उत्पन्न करने के लिए डीसी पावर का हम इस्तेमाल करते हैं। अब अगर दोस्तों और डिटेल से जाएं तो क्यों उष्मा उत्पन्न करते हैं, इससे अधिक उष्मा क्यों उत्पन्न होती है, सुनना। ये जो आपका टाइम चल रहा है ना, टाइम के जो ऊपर वाला क्षेत्र है इसको हम पॉजिटिव क्षेत्र कहते हैं, और इसके नीचे वाले क्षेत्र को ना हम इसको निगेटिव क्षेत्र कहते हैं। जब करंट दोस्तों निगेटिव में जाता है ना, तो उस समय पावर क्या हो जाती है दोस्तों, पावर हमेशा पॉजिटिव में ही चलती है। पावर किस में चलती है, हमेशा पॉजिटिव में ही चलती है। अब सुनिएगा दोस्तों, यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए, पावर बराबर क्या होता है, P बराबर होता है V इंटू आई ना। अगर देखिए करंट यहां पे है, पॉजिटिव क्षेत्र में है, तो पावर क्या होगा, P इंटू आई, यानी कि पावर वोल्टेज क्या होगा, प्लस V होगा, प्लस V, और I क्या होगी, I भी होगी प्लस I, यानी कि करंट और वोल्टेज दोनों होगा पॉजिटिव में। लेकिन जब करंट और वोल्टेज नीचे जाएगी निगेटिव में, तो पावर क्या हो जाएगी, देखिए P बराबर क्या होगा, अब माइनस का वोल्टेज गुणे माइनस का करंट। अब जब माइनस और माइनस को गुणा कराएगा, अगर करंट निगेटिव में जा रहा है तो भी पावर पॉजिटिव में मिल रहा है, अगर करंट पॉजिटिव में है तो भी पावर पॉजिटिव मिल रही है। तो पावर हमेशा दोस्तों, पावर हमेशा पॉजिटिव में ही होता है। पावर हमेशा कहां होता है, पॉजिटिव में ही होता है। और पॉजिटिव जो है ना, वो सबसे अधिक उष्मा उत्पन्न करता है। अगर निगेटिव में चली जाएगी पावर, तो उष्मा उत्पन्न होना कम हो जाएगा, है ना, 0 हो जाएगी। तो इसलिए उष्मा सबसे ज्यादा हमें डीसी पावर में प्राप्त होती है। अगले क्वेश्चन की ओर रुख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि आरएलसी सीरीज एसी सर्किट हेतु इंपीडेंस के लिए सही सूत्र को कौन बताता है। यह सही सूत्र को बताएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। इसको गौर से देखिए, Z बराबर क्या है, अंडर रूट। ये सारे अंडर रूट हैं दोस्तों, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सब के सब हैं अंडर रूट। इस प्रकार से
अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, ऑप्शन सी को देखिए, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल बराबर एक्स सी, एक्सएल बराबर एक्स सी स्क्वायर। अब देखना एक्स सी क्या है, तो एक्स सी है दोस्तों कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यहां पे मैं लिख ही देता हूं कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अभी दोस्तों प्रूफ हो जाएगा आपको कि रिएक्टेंस हमेशा कैपेसिटर और इंडक्टर में ही होता है। एक्सएल क्या है, तो ये है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब आप देखिए R जो है, R अकेला है, R क्या है, R खुद अकेला है, इसके साथ X नहीं है, इसका मतलब कि रिएक्टेंस R में नहीं होता है, प्रतिरोध में रिएक्टेंस का मान नहीं होता है। अगर रिएक्टेंस होता तो XR होता, लेकिन बताइए क्या XR है, XR नहीं है, ओनली R है, तो R में प्रतिरोध में रिएक्टेंस नहीं होता है। तो ये क्या चीज है, ये तो है प्रतिरोध आपका, है ना, ये क्या है प्रतिरोध, इन सब से मिलके क्या बनता है, ये है इंपीडेंस, ये क्या चीज है, इंपीडेंस। अच्छा हाँ, यहां से एक बात और याद आ गई दोस्तों कि ये चाहे इंपीडेंस हो, इसका भी मान ओम ही है और इसका भी मान ओम है और इसका भी मान ओम है, सॉरी मात्रक, और इसका भी मात्रक ओम ही है। यानी कि ये जो आपको दिख रहा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, प्रतिरोध, इंपीडेंस, इन सब का मात्रक क्या होता है, ओम है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कौन सा समीकरण एक आइसोलेशन की कोणीय फ्रीक्वेंसी को बता रही है। आप ध्यान देना दोस्तों, कोणीय फ्रीक्वेंसी को हम और क्या कहते हैं, इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी इसी को कहते हैं। और इसको ना आप दोस्तों इसको ओमेगा से लिखते हैं, इसको किससे लिखते हैं, आप इसको ओमेगा से लिखते हैं। ये क्या चीज है, ये ओमेगा है। अब ध्यान देना, जो आपकी ओमेगा है ना, ये ओमेगा बराबर क्या होती है, ओमेगा बराबर होती है 2 पाई एफ, 2 पाई एफ। और एक और होती है दोस्तों ओमेगा बराबर 2 पाई बटा टी, 2 पाई बटा टी। ये दोनों ही आपके आंसर सही हैं। अगर आप ऑप्शन में आपको ये मिल गया ना कि ओमेगा बराबर 2 पाई बटा टी, ये भी करेक्ट आंसर है, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, ये भी करेक्ट आंसर है। अगर कहीं पे आपको ये दिख जाए कि ओमेगा बराबर 2 पाई एफ बराबर 2 पाई बटा टी, तो ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही होगा। तो किसी भी प्रकार से अगर ऑप्शन मिल जाए आपको तो आप इसको टिक कर देना। ये चीज होती है दोस्तों एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा किसको बताता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को। यहां से देखेंगे आप, जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये टाइम के व्युत्क्रमानुपाती है। जो एफ है ये समय के व्युत्क्रमानुपाती है। आप यहां से भी देख सकते हैं, अगर टाइम को आप घटाएंगे तो फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ेगा, अगर फ्रीक्वेंसी को घटाएंगे तो टाइम का मान बढ़ जाएगा, है ना, टाइम को बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी का मान घट जाएगा, ये कहिए आप। इस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 पाई एफ, ऑप्शन नंबर डी, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ। तो ये रहा दोस्तों 10 प्रश्न जो कि आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। आप इनको अगर नोट में, अपने नोटबुक्स में अपने नोट किए होंगे तो दोस्तों ये एग्जाम के वक्त यही क्वेश्चन काम आएंगे आपको रिवीजन करने के लिए। यहां से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज का तो जो हमारा क्लास था वो ये था, और दोस्तों कल का जो हमारा क्लास होगा ना वो और ही अच्छा क्लास होगा। वो क्लास होगी हमारे डीसी मशीन के न्यूमेरिकल प्रश्नों को। तो दोस्तों इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों इस परिवार को बड़ा करने में अपना पूरा भूमिका निभाएं और इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करके दोस्तों हमारी हेल्प करें। और जो हमारे इस परिवार में जो 400-500 विद्यार्थियों की दोस्तों जो प्यारा सा फैमिली है, सुंदर सा फैमिली है, इस फैमिली का हिस्सा, इस फैमिली का हिस्सेदार आप भी बने इस चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने की ये आपकी भी जिम्मेदारी है। तो चलिए दोस्तों हम न्यूमेरिकल प्रश्नों के लिए हम कल फिर मिलते हैं और आप तैयार रहना दोस्तों। पूरे डेडिकेशन के साथ हम कल न्यूमेरिकल प्रश्नों के साथ दोस्तों हम दोबारा से उलझने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए कल फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को मेरे तरफ से बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू।